वैज्ञानिक कारण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मनोवैज्ञानिक कारण हमारे मस्तिष्क से जुड़े हुए जो चीजें हैं वो भी अपराध का एक कारण बनती हैं। अब क्योंकि हमारी चीजें जितनी समाज से नियंत्रित होती हैं उतनी ही हमारे दिमाग से भी नियंत्रित होती हैं। इसमें कई कारण हैं, जैसे मानसिक रोग कि क्योंकि मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क हमारा नियंत्रण का काम करता है, सोच विचार का काम करता है। लेकिन जब हमें कोई मानसिक रोग, कोई मानसिक व्याधि उत्पन्न हो जाती है तो हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। और कुछ अपराधशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा कि मानसिक रोग और अपराध में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, कि जो मानसिक रोगी हैं वो अपराध करने की संभावना रहती है, क्योंकि ना तो उनको दंड का पता और ना ही उनको ये पता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। कुछ मानसिक चिकित्सक साइकोपैथिक व्यक्तित्व को अपराध का कारण मानते हैं। साइकोपैथिक बालक ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जहाँ प्रेम, नियंत्रण और स्नेह का पूर्ण अभाव होता है, यानी कि उन बच्चों को प्रेम नहीं मिला, स्नेह नहीं मिला और नियंत्रण भी वहां पर नहीं था। तो ऐसे बच्चे साइकोपैथिक हो जाते हैं, साइकोपैथिक व्यक्तित्व के हो जाते हैं। और ये एक बीमारी है जिसका अगर इलाज किया जाए तो बच्चे का जो अपराध के प्रति या अपराध करता है उसे रोका जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कारणों में दूसरा है मानसिक दुर्बलता। मानसिक दुर्बलता क्या होती है कि जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है। मानसिक रोग, मानसिक रूप से दुर्बलता, ये कि वो सही जगह पर निर्णय नहीं ले पाता। जो गोडार्ड हैं वो इसके प्रमुख समर्थक हैं। गोडार्ड इसके प्रमुख समर्थक हैं और अपराध का वो कारण मानते हैं बौद्धिक दुर्बलता को। उसमें डॉक्टर गोरिंग ने लोम्ब्रोसो के मत का खंडन करके यह मत उपस्थित किया, क्योंकि लोम्ब्रोसो को मैंने आपको बताया था कि वो शारीरिक कारणों को उत्तरदायी मानते हैं, लेकिन गोरिंग ने ये बताया कि अपराध का कारण बुद्धि दोष है। और गोडार्ड कहते हैं कि अपराध का सबसे बड़ा एकमात्र कारण बौद्धिक दुर्बलता है। यानी कि गोडार्ड जैसे विद्वान बौद्धिक दुर्बलता को या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति होते हैं उसे अपराध के लिए उत्तरदायी मानते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक कारणों में तीसरा है व्यक्तित्व के लक्षण। व्यक्तित्व के लक्षण की जो प्रवृत्ति है वो भी अपराध का एक कारण मानी गई है, कि व्यक्ति जो है वो परिवेश से अनुकूलन करने का जो सामंजस्य है वो नहीं कर पाता और वो आपराधिक प्रवृत्तियां कर बैठता है। और इन्होंने जो ग्लूकर है अपनी पुस्तक में किशोरापराध में सामान्य बालक की अपेक्षा स्वच्छंदता, विद्रोह, संदेहशीलता, दूसरों को दुख देना, ये सारी चीजें जो हैं बहिर्मुखी स्वभाव आदि अधिक कहे जाते हैं। और ये व्यक्तित्व के ऐसे लक्षण हैं जो शीघ्र ही बच्चे को अपराध की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। उसके अलावा संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक अस्थिरता जो हमारे संवेग होते हैं हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, और हमारा प्यार, घृणा, द्वेष, ये हंसी होना, ये सब चीजें क्या होती हैं, एक मात्रा में हमें व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन जब व्यक्ति पर में कभी प्रेम या सहानुभूति की कमी होती है तो संवेगात्मक असुरक्षा पैदा हो जाती है। कठोर अनुशासन और उसी के कारण से हीनता की भावना
उनमें पैदा होती हैं जो बच्चे को विद्रोही बनाती हैं, उनकी प्रवृत्ति विद्रोही हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों का या ऐसे बच्चों का जो व्यक्तित्व है वो संतुलित नहीं रहता, जिससे बालक को अपराध करने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि संवेगात्मक रूप से कि हमें कब बोलना है, कब हंसना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें हमारे व्यवहार का एक अंग होती हैं। लेकिन जब कभी बच्चे को एक उचित वातावरण नहीं मिल पाता तो ऐसे बच्चे अपराध का एक कारण बन जाते हैं, वो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारणों के बाद में बात आती है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तीसरा जो इसमें है, आर्थिक कारण एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है किसी भी अपराध को या बाल अपराध को करने का। और क्योंकि आर्थिक जो दशाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए मजबूर कर सकती हैं या कर देती हैं। उसमें सबसे पहला है निर्धनता। निर्धनता जैसे आप जानते ही हैं, निर्धनता किसे कहते हैं? गरीबी। और गरीबी क्या होती है कि जो गरीब हम किसको कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी 2 टाइम की जो आवश्यकताएं हैं, रोटी हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पाता। और गरीबी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि गरीबी के कारण से बच्चा जो है अपनी बेसिक नीड्स हमारी रोटी की, कपड़े की, मकान की, ये चीजें बच्चे की पूरी नहीं हो पाती, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके माँ बाप नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप बच्चा चोरी, पॉकेटमारी, राहजनी, हेरा फेरी, ऐसे असामाजिक कार्य हैं जो वो करने लगता है। रोडेस और सेलिन अपराध का कारण गरीबी मानते हैं, क्योंकि निर्धनता के कारण बच्चों में भावना ग्रंथियां बन जाती हैं और उनका अचेतन मन उन सभी जो चीजों हैं, सुविधाएं हैं, उनको पाने के लिए उत्प्रेरित रहता है, जो संपन्न परिवारों के बच्चे भोग रहे होते हैं। मान लीजिए 2 बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, एक के पास सारी सुविधाएं और दूसरे के पास नहीं है, तो निश्चित रूप से उस बच्चे का मन भी उनको पाने के लिए करेगा। और उसके लिए क्या करेगा? वो अवैध तरीके अपनाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक चॉकलेट खा रहा है, तो दूसरे बच्चे का मन भी स्वाभाविक रूप से ऐसा होगा। और जब उसे सही तरीके से नहीं मिलेगी तो वो कोई गलत कार्य अपनाने की कोशिश करेगा। और कई बार बच्चे ऐसे इन चक्करों में अपराधी गिरोह में भी फंस जाता है और अपराधी कार्य करने लगता है। तो ऐसी स्थिति जो है, हम कह सकते हैं निर्धनता को, कि निर्धनता के कारण भी अपराध होते हैं। दूसरा है भूखमरी। भूखमरी भी निर्धनता से ही जुड़ी हुई। हमारी सबसे पहली और महत आवश्यकता, मतलब कहना चाहिए कि भूखा व्यक्ति क्या नहीं करेगा, क्योंकि निर्धनता के कारण से उसका भरण पोषण उचित ढंग से नहीं कर पाते, और भरण पोषण तो उचित ढंग से उसे जीवन जीने के लिए रोटी भी प्राप्त नहीं होती। और जो नैतिकता की बातें हैं वो भरे पेट व्यक्ति सीखता है। एक भूखे व्यक्ति से आप नैतिकता की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति उन चीजों की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि भूखे व्यक्ति के लिए पाप, लूट, पॉकेटमार, ये सब चीजें एक अपनी आवश्यकता को पूरा करने का साधन है। उसके अलावा तीसरा है बच्चों का नौकरी करना। बच्चों का नौकरी करना, छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि वो किसी भी दुकान पे, किसी ठेले के पास, होटल में कार्य करते हैं। अब क्या है, ये बच्चे हर तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं और ऐसी स्थितियां में अच्छे लोग तो कम और बुरे लोगों से वो संपर्क
उनका ज़्यादा हो जाता है और उससे वो उसी तरह की चीज़ों को सीखने पर, जैसे बीड़ी गुटखा, ये तो एक छोटी सी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद में वो किस तरह से पॉकेट मारना है और भी अन्य चोरी करना है, उठाईगिरी करना है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे उनकी एक आदत में शुमार होती चली जाती हैं और वो अपराधों की ओर प्रेरित होने लगते हैं, क्योंकि ये एक अपराध एक ऐसा व्यक्ति के सामने आधार बन जाता है कि उसे लगता है कि मैं पॉकेट मार करके या चोरी करके कुछ ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो अब बच्चों का नौकरी करना भी अपराध का एक कारण माना जाता है। उसके अलावा पारिवारिक संघर्ष, पारिवारिक जो संघर्ष है, जैसा आपको कितनी बारी मैंने बताया है, संगठित जो परिवार है संगठित व्यक्तित्व को जन्म देता है और संगठित व्यक्तित्व जो है संगठित समाज को जन्म देगा। जिस समाज में ये मान के चला जाए कि अगर व्यक्तिगत विघटन है तो वहाँ सामाजिक विघटन भी होगा, और जहाँ पारिवारिक विघटन है वहाँ व्यक्तिगत विघटन और सामाजिक विघटन भी अवश्य देखने को मिलेगा। बाल अपराधियों का पारिवारिक जीवन संगठित और शक्तिपूर्ण नहीं रहता है, क्योंकि अक्सर अध्ययनों में देखा गया है कि ऐसे परिवारों में बाल अपराधियों का पालन पोषण होता है जहाँ परित्याग हो जाता है, माता पिता में संघर्ष होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं या उनको झूठ बोला जाता है और कोई भी उनकी जिज्ञासा होती है, उसके कारण परिवार दो तरह से टूटते हैं, एक तो माता पिता की मृत्यु होने पर और एक माता पिता के तलाक होने पर। दोनों का ही बच्चों के व्यक्तित्व पर गलत प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा परिवार में तो रहता है, माता पिता तो हैं, लेकिन माता पिता के जो संघर्ष हैं वो बच्चे पर नियंत्रण नहीं रख पाते और वो बच्चा वहाँ में क्योंकि उसे प्रेम नहीं मिल पाता, सहयोग नहीं मिल पाता, तो वो दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाने लगता है, गलत संगति में उसके जाने की संभावना रहती है। और कई बार बच्चों को जो जिज्ञासा है उनको शांत नहीं किया जाता, उनसे झूठ बोल दिया जाता है, तो ऐसी स्थितियां भी जो हैं बच्चे में अपने माता पिता के प्रति एक अविश्वास पैदा करती हैं। इसके बाद में बात आती है बाल अपराध के रोकथाम के उपाय, क्योंकि कोई भी कारण है, कोई भी समस्या है, जब तक हम उसका रोकथाम नहीं करते वो बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरह से समाज के अंदर अगर बाल अपराध हैं और अगर उसको वहीं पर हम रोक देते हैं तो वो आगे चल करके अपराधों की रोकथाम में हमें सहायता कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी अगर समाज के अंदर अव्यवस्था है, चाहे वो अपराध के रूप में है या गरीबी के रूप में है, जब तक हम उसकी रोकथाम नहीं करते हैं तब तक हम उससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। बच्चा हमारे देश का भविष्य होता है और परिवार उसका एक आधार होता है। तो रोकथाम के लिए सबसे पहले आवश्यक है बच्चे का समुचित पालन पोषण हो। समुचित पालन पोषण के लिए संगठित परिवारों का होना आवश्यक होता है, यानी कि बच्चे के समाजीकरण की प्रथम इकाई परिवार माना जाता है और उन अपराधों को, उन परिस्थितियों को देखा जाए कि जिसके कारण से बच्चा अपराधी बना है। ऐसी स्थितियों के लिए बालक का पालन पोषण एक संगठित और सुदृढ़ परिवार में होना आवश्यक है कि वो जो बच्चा है कहीं गलत रास्ते पर ना चले और उसके समाजीकरण के लिए वहाँ पर एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों की गलत आदतों को रोका जा सके। बच्चों को अपराध गलत काम से रोकना नहीं,
बल्कि उनमें अच्छी आदतें डालना है, यानी कि एक पॉजिटिव वे, उसे हमें क्या सही है ये बताना है। उसका समुचित पालन पोषण परिवार के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा करना आवश्यक है, क्योंकि बच्चा का पालन पोषण सही दिशाओं में होएगा तभी वो सही दिशा की तरफ चल सकता है। दूसरा इसमें आ जाता है स्वस्थ मनोरंजन। स्वस्थ जो मनोरंजन है, कहते हैं ना कि स्वस्थ जो हमारा शरीर होगा तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा, और जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ व्यक्तित्व होगा। मनोरंजन का व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है कि स्वस्थ मनोरंजन के अभाव में बालक की अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। अतः ये ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चे को जो माहौल मिले वो इस तरीके का मिले कि जिससे उसे में स्वस्थता का, एक संगठित व्यक्तित्व का जन्म हो सके, न कि एक विघटित व्यक्तित्व का जन्म हो। इसके अलावा समुचित शिक्षा, समुचित शिक्षा ये सब वो चीजें हैं जो मैंने आपको इनमें कारणों में बताई थी कि किन कारणों से अपराध होते हैं। अगर बच्चे को विद्यालयों में सही माहौल प्राप्त होगा, पाठ्यक्रम उनके अनुरूप होगा, विविधता से परिपूर्ण होगा और शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना आवश्यक है, जिससे कि जो बच्चा है वो बच्चे के व्यवहार को समझ सके कि कोई भी बच्चा अचानक से उसका व्यवहार क्यों चेंज हुआ है, ये देखना भी एक आवश्यक है। क्योंकि पाठ्यक्रम में शिक्षा की विविधता और पाठ्यक्रम के अलावा अन्य कार्यक्रमों का भी बड़ा महत्व होता है, और जो भी विषय है वो अपने विषय को मनोरंजनात्मक ढंग से पढ़ सके, उसे मतलब एक बोझ ना समझे, उसे उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपना विषय वो चुने। और खेलकूद, नाटक, वाद विवाद, स्काउट, नाना प्रकार की प्रतियोगिता के द्वारा बच्चों की विभिन्न प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त होने का अवसर मिलने से अपराध की ओर जाने की संभावना उसकी कम हो जाती है। सामान्य शिक्षा के साथ साथ बालकों की शारीरिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। स्कूल से भागना अपराध की पहली सीढ़ी होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी बच्चा एब्सेंट होता है तो उसका कारण हमें देखना आवश्यक होता है, और स्कूल का वातावरण, शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि बालक विद्यालय से ना भागे, यानी कि शिक्षा उसके व्यक्तित्व के विकास के अनुरूप होनी चाहिए और उसमें उसे इंटरेस्ट आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दोषों का उपचार, क्योंकि कुछ कारण मनोवैज्ञानिक भी माने गए हैं जिनके कारण से बच्चा अपराध करता है। तो वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक बच्चे के दोष हैं उनका पता लगाना आवश्यक है, और फिर उसके बाद में उनका उपचार मनोवैज्ञानिकों के द्वारा करने के लिए एक सहायता ली जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों के स्वस्थ व्यक्तित्व का, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सके और बच्चा जो है मनोवैज्ञानिक, उसका जो एक दोष है वो दूर हो, और उसके लिए मनोवैज्ञानिक क्लिनिक होना चाहिए जो बालकों के विषय में उचित देखभाल कर सके और उसका परामर्श दे सके कि किस कारण से बच्चे ने अपराध किया है, गलती की है, और वो रिपीट ना हो। एक स्वाभाविक बात होती है कोई भी गलती करना, लेकिन उस गलती को कंटिन्यू करना गलत होता है। लगातार करते रहना, उस पर रोक लगानी आवश्यक होती है। तो ये पता लगाना, ये उसके लिए रोकथाम करना कि बच्चों को एक उचित माहौल मिल सके और उचित व्यवस्था उनकी हो सके, जिससे कि बाल अपराधों की रोकथाम